63 इस वक्त इन्फेक्टेड केसेस, 514 अमवात हो चुकी हैं। कल 476 अमवात थी, आज 514 तक ये फिगर पहुंच चुका है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हर एक जगह से केसेस सामने आ रहे हैं और केसेस में इजाफा होता जा रहा है। अब आज विफाकी काबीना ने फैसला लिया है, मंजूरी दी है कि लॉकडाउन को नरम कर दिया जाए विफाकी काबीना ने, क्योंकि कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि हम लॉकडाउन को नरम करने जाएंगे, हमें करना पड़ेगा, लेकिन SOPs के ऊपर अमल करते हुए। आज विफाकी काबीना ने तो मंजूरी दे दी, कल हतमी फैसला हो जाएगा कि आया ये लॉकडाउन नरम होना है कि नहीं। यहां पर मैं कंफ्यूज हो चुका हूं, क्योंकि 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों ने ये तमाम तर इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं। फिर विफाकी काबीना इस्लामाबाद के लिए जस्ट ये फैसला ले रही है या फिर सूबों के लिए भी ले रही है? क्योंकि विफाकी काबीना बहरहाल पंजाब और KPK के लिए ले सकती है, बलूचिस्तान के लिए भी ले सकती थी, लेकिन बलूचिस्तान ने 19 मई तक गालिबन इसको एक्सटेंड कर दिया है। रमज़ान पूरे के लिए सिंध ने एक्सटेंड कर दिया है। पंजाब नरम करने जा रहा है, KPK भी नरम करने जाएगा विफाकी काबीना के शायद फैसले के बाद। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी जानिब G20 मुमालिक से कर्जों का रिलीफ जो इस वक्त बड़ा जेर बहस रहा पिछले 1-2 माह के पिछले तकरीबन 15 दिन के दौरान, जिसमें तकरीबन 13-14 अप्रैल को उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने रिक्वेस्ट की, PTI के मुताबिक वो रिक्वेस्ट का इतना इम्पैक्ट पड़ा कि पहले तकरीबन 50 के करीब 56 के करीब ममालिक थे, उसके बाद 76 ममालिक कर दिए गए और उसमें पाकिस्तान का नाम भी आ गया, जिसमें पाकिस्तान ने तकरीबन $1.8 बिलियन जिसमें प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट ली है वो अदा करनी है, और कुछ ऐसा था कि जो आपने कर्जे की सूद देना है, इंटरेस्ट देना है वो था, और टोटल $1.8 बिलियन बनता था जो पाकिस्तान ने अदा करना था G20 ममालिक का इस साल के लिए। तो उसको दिसंबर तक के लिए डेफर कर दिया, यानी उसको रोक दिया गया है। और आज पाकिस्तान ने उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की है। उन्होंने अगर आपने दरख्वास्त की नहीं थी तो पाकिस्तान पहले वज़ीर ख़ारजा भी ये कहते रहे कि हमारी बड़ी कामयाबी है। इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और फैसल हयात जवाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाइफ स्टॉक के CM के एडवाइज़र हैं पंजाब से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राना साहब, सबसे पहले तो ये लॉकडाउन नरम करने जा रही है विफाकी हुकूमत, आप समझते हैं कि SOPs के ऊपर अमल करते हुए उन्होंने कहा कि हम तकरीबन बाज़ाब्ता तौर पर कल ऐलान होगा कि ये करना क्या है, हो सकता है कि SOPs के ऊपर अमल हो जाए? अभी नजर आ रहा है आपको SOPs के ऊपर अमल होता हुआ? देखिए, पहली बात तो ये समझता हूँ अब कोई लॉकडाउन नाम की चीज़ शायद ही पंजाब में हो या नज़र आ रही हो, मुझे तो नहीं नज़र आ रही। और ये बातें करते हुए तो बड़ी खूबसूरत तरीके से कहते हैं। इनकी अब जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जब आप वो सुनते हैं तो आपको लगता है कि चीज़ें बड़ी कंट्रोल में हैं, SOPs होंगे, सारी चीज़ें मैनेज होंगी, मॉनिटरिंग होगी। लेकिन हकायक ये है कि आज पंजाब में आप ये बड़े मॉल्स, चंद मॉल्स को छोड़ के उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सारी दुकानें खुली हैं। ठीक, किसी ने आधा शटर खोला हुआ है, किसी ने कम शटर खोला हुआ है, बिजनेस रूटीन में चल रहा है, रश है बाजारों के अंदर, लोग एक दूसरे से लगे हुए हैं। और ये छोड़ें, जो इनका एहसास प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा रश तो उसने नादरा के ऑफिस के बाहर या जो उनके और दफातर है वहां कंधे से कंधा लगा के एक बदनज़मी का माहौल नजर आता है। कि मेरे ख्याल से लॉकडाउन, इनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं या इनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो बराए नाम है। अच्छा, वो बातों की हद तक हैं, वो टेलीविजन की हद तक है। जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, मुझे किसी किस्म का लॉकडाउन नहीं नजर आ रहा। और यही वजह है कि आपने देखा कि अब कोरोना एकदम से, एक तो इन्होंने, हम पहले भी कह रहे थे ये टेस्टिंग नहीं कर रहे, और इस टेस्टिंग के अंदर हमें असल सूरत हाल पता ही नहीं चलेगी। आज भी हमारी, मैं समझता हूं कि इन्होंने टेस्टिंग की तादाद बढ़ाई है, हम कोई लगभग 8-9 हज़ार टेस्ट कर रहे हैं दिन के, लेकिन ये भी बहुत कम कैपेसिटी है अगर जब आप इसको इंटरनेशनली कंपेयर करेंगे। लेकिन इस तादाद बढ़ाने से आपने देखा कि कोरोना कितना तेजी से, आज 1300 लोगों को कोरोना डिटेक्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब तो ये खुलम खुला ही सिस्टम चल रहा है पंजाब के अंदर। लॉकडाउन तो कुछ शायद इंडस्ट्रीज बंद हो, इंडस्ट्रीज भी मेरी नॉलेज के मुताबिक आधे जो हैं वो लोग रात को चोरी छुपे चला रहे हैं, या वैसे भी वो चल रही हैं, कोई कम ही चीजें बंद हैं, ज्यादातर तो जो है वो मूवमेंट आपको बहुत। अच्छा फैसल हयात जवाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइए, अच्छा फैसल साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करें। अच्छा सर, ये आपने कहा कि नौदरा ऑफिस के बाहर जिस तरह रश है, ये एक अच्छा इकदाम था। बेसिकली डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ये कहती रही कि इन लोगों को पैसे देने हैं, लेकिन उनका थमका और कुछ लोगों के डेथ सर्टिफिकेट नहीं थे जिसकी वेरिफिकेशन नादरा से करवानी थी। बीच का रास्ता कोई हो सकता था कि ये तरीक़ाकार ना होता, यानी कि आपको पता है कि नादरा
आम सूरत हाल में भी वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है और अब तो तकरीबन ज्यादा हो गया, लोग ज्यादा तादाद में आ रहे हैं जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। इसका बीच का रास्ता क्या अपना सकती थी? देखिए, मैनेज चीजें की जा सकती थी। मिसाल के तौर पे मैं एक खातून का इंटरव्यू सुन रहा था टीवी पे, वो कह रही थी मुझे 7 दिन हो गए दिल्ली में आती हूँ, लाइन में लगी रहती हूँ और मेरा नंबर नहीं आता। तो आप ऑब्वियसली आप जितने लोगों को प्रोसेस कर सकते हैं, आप एक लिमिट लगा लें, डेली लिमिट के, इससे ज़्यादा लोग यहाँ लाइन में नहीं लगेंगे, या इससे ज़्यादा लोग अगर आएंगे तो उनकी बारी नहीं आ सकेगी। बहुत सारे तरीके हैं कि वो मैनेज किया जा सकता है, जो कि हमें नज़र आया कि इन्होंने मैनेज नहीं किया। और अगर आप कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोशल डिस्टेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि वो तो 0/0 नज़र आ रही है और लोग एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं और रश की सूरत हाल है। तो इन्होंने, यही मैं कह रहा हूं कि मैनेजमेंट तो कहीं नजर ही नहीं आई ना। लॉकडाउन तो तब आप होता है कि लॉकडाउन की मैनेजमेंट होती, मैनेजमेंट इन्होंने की नहीं। ये लोग कंफ्यूजन में रहे कि लॉकडाउन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और फिर अब तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ही सीरियस नहीं है तो अवाम किस तरह सीरियस होगी? और वही नजर आ रहा है कि अवाम जो है अब तो हाथ भी मिला रही है, मास्क भी कम पहन रही है, और ओवरऑल सिनारियो जो है वो मेरे ख्याल से इन्होंने स्वीडन का मॉडल अपना लिया है कि सबको खुला छोड़ दो, हर्ड इम्यूनिटी हो, ये तेजी से तेजी फैले, जो इसके नुकसानात हैं वो हो जाएं ताकि हम आगे चलें। तो मुझे तो ये पॉलिसी इनकी नजर आ रही है। ठीक, फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका। फैसल भाई, आपको आवाज आ रही मेरी? जी फैसल साहब, एक तो ये है कि विफाकी काबीना फैसला उसने अपना दे दिया कि आपने इसमें नरमी करनी है लॉकडाउन में, लेकिन बलोचिस्तान और सिंध इन दोनों ने सख्त फैसले ले लिए। पंजाब की क्या सूरत हाल है? आप काबीना में बैठते हैं, विफाकी काबीना के साथ जाएंगे, क्या फैसला करने जा रहे हैं? कब तक लॉकडाउन होगा, नर्म होगा तो किन किन चीजों के ऊपर नरमी करने जा रहे हैं, किन किन शोबों के ऊपर? देखिए, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता ये है कि तमाम चीजें मशावरत के बाद फैसला किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कल जो है एक पार्लिमानी मीटिंग का इनकाद किया, वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग की। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे जो हैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस, MPA, MNAs जो हैं KPK के और पंजाब के, वहां पे मीटिंग में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की और वहां पे ओपन हाउस जो है एक मशावरत की गई और हर शख्स ने अपनी जो है वो जो राय देना चाहता था सह दी। उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अपना शुरू में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया और उसके बाद जब तमाम जो है पार्लियामेंटेरियंस ने बात की तो उसके बाद अपना जब आखिरी बात कर रहे थे, कंक्लूजन कर रहे थे, तो उसमें भी उन्होंने सारे इस नतीजे पर पहुंचे कि जो है जो हालात हैं इस वक्त इकोनॉमी के और इकोनॉमी के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें जो है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए और कुछ सेक्टर्स जो हैं वो मजीद खोलने चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जो है इकोनॉमी को और कोरोना के क्राइसिस को दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि ये जो फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो आज फेडरल कैबिनेट ने भी किया है, ये मशावरत के साथ किया गया है और इसके बाद जो है इसको ले जाया जाएगा जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें लेके जाया जाएगा। उसका चारों सूबे जो हैं, बल्कि चारों सूबे और कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज के जो हेड्स हैं उनको भी शमूलियत के बाद मेरे ख्याल में फैसला किया जाएगा कि किससे लेकिन आगे उन दोनों दो सूबे, एक तो बलोचिस्तान और एक सिंध ने तो अपना फैसला सुना दिया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर मजीद मुशावरत हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि 7 दिन के अंदर ये एक यकसा पॉलिसी जो है वफाकी हुकूमत उसको लेकर आए। किस तरह यकसा पॉलिसी लाएंगे जब सिंध के साथ आपने बनाई नहीं, बनी नहीं, वो सख्त लॉकडाउन करते रहे, आप उनके ऊपर तनकीद करते रहे, आज भी वो अपनी बात पर कायम है लेकिन आप लोग उनको तनकीद की जद में लेते रहे। किस तरह करेंगे यकसा पॉलिसी? देखिए, सिंध हुकूमत के जितने भी फैसले हैं वो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में दिया और हमेशा जो भी डिसीजंस हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं वो तमाम मशावरत के साथ लिए हैं। ये देखिए, मशावरत क्या होती है, हर एक की अपनी राय होती है और जो मेजोरिटी का जो फैसला होता है उसको आमतौर पर इंडोर्स किया जाता है। मैं समझता हूं कि सिंध को भी अब जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का हमेशा मौका दिया गया है और ये पहली दफा हुआ है कि तमाम सूबों को फेडरल गवर्नमेंट ने मशावरत के साथ तमाम फैसले कोरोना के हवाले से जो फैसले किए गए हैं ये मशावरत के साथ किए गए हैं और उस मशावरत में सिंध हुकूमत भी शामिल है।
ठीक, अच्छा, ये बड़ी मजे की इन्होंने बात की कि मुशावरत के साथ ये फैसला किया गया है कि कोई फैसला एक दूसरे के जैसा नहीं होगा और हर एक का फैसला अपना होगा। तो ऐसी मुशावरत को तो सलाम। और मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब ने यही तो पॉइंट किया है कि यकसा पॉलिसी है ही नहीं, एक सेम पेज है ही नहीं, हर बंदे की अपनी पॉलिसी चल रही है और पूरे पाकिस्तान में। और यही इंपॉर्टेंस थी कि जब नेशनल डिजास्टर होता है, जब भी किसी किस्म का क्राइसिस आता है इस लेवल के ऊपर, तो नेशनल यूनिटी की जरूरत होती है, फेडरल गवर्नमेंट को स्टेप अप करना पड़ता है, ओनरशिप लेनी होती है। जानिब से गलती हुई सिंध की जानिब से, क्योंकि उसने पूछे बिना, सबसे पहले वजीर आजम का खुद का बयान है कि पूछे बिना बगैर सोचे समझे जब उसने देखा कि अशराफिया को ये इम्तियाज नहीं करता गरीब और अमीर में, तो उन्होंने एकदम से सख्त लॉकडाउन कर दिया। यानी ये वजीर आजम को इल्म नहीं था कि उनके एक अकाई ने ये विफाक को इल्म नहीं था, वजीर आजम को तो ये गलती सिंध की हुई ना। अगर उन्होंने नहीं, ये तो देखें, वजीर आजम को अगर इल्म नहीं था तो उनको आधी से ज्यादा चीजों का तो इल्म है ही नहीं। वैसे भी आप देखेंगे कि आधी से ज्यादा चीजें जो चल रही हैं वो तो नॉन इलेक्टेड लोग चला रहे हैं, वर्दी वाले लोग चला रहे हैं, और वो अगर ना चलाते तो पता नहीं है कब की हुकूमत फ्लॉप हो चुकी होती और हो चुकी है। जो हमारा अभी मईशती कत्ल हो चुका है पाकिस्तान का, यहाँ जो हालात बन चुके हैं, ये इसी वजह से बने हैं कि वजीर आजम साहब को तो आधी चीज़ों का पता ही नहीं है क्या हो रहा है। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी कि फैसलाबाद के ताजर वहाँ गए, बिजनेस कम्युनिटी की वहाँ मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं। तो वजीर आजम ने, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड स्टोरी बता रहा हूँ, वजीर आजम ने कहा कि ये मेरी टीम बैठी है, मुझे तो बिजनेस वगैरह का इतना पता नहीं है, आप इनसे मुशावरत कर लें। तो वो इसी तरह ही चल रहा है कि आधी से ज्यादा चीजें तो और लोग ही चला रहे हैं। ये तो ठीक है ना, अब जिस बंदे का काम उन्होंने डाल दिया उसी ने करना है। वजीर आजम ने तो देखना है ना कहां पर खराबी हुई है, उसके बाद लीडरशिप, अच्छा, टेकिंग कंट्रोल, अच्छा, एक नजर आए कि एक बंदे तो आप समझते हैं वजीर आजम का कंट्रोल नहीं है? मुझे तो मेरे ख्याल से आप समझते हैं कि वजीर आजम का कंट्रोल है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। मुझे तो मैं तो बिल्कुल समझता हूं उनका कंट्रोल नहीं है। ये हुकूमत चल रही है और वो उनके पास वजारत उज़्मा है, लेकिन वो इन कंट्रोल नहीं है। अच्छा फैसल भाई, ये वजीर आजम का तो कंट्रोल ही नहीं है, तो ये फैसले तो कुछ और कहीं और से हो रहे हैं, या फिर ये फैसले मजबूरी में हो रहे हैं? वजीर आजम बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी कॉन्सेंट नहीं है तमाम तर फैसलों में। देखिए, वो बेचारे नजर आ रहे हैं। हुकूमत का तरीके इंसाफ जो पार्टी है उसका हुस्न ये है कि फैसला सिर्फ एक जगह पर होता है। कोई बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, कोई बड़े चेयरमैन साहब, कोई शरीके चेयरमैन साहब या कहीं और फैसले जो हैं वो नहीं होते। सिर्फ एक जो है क्या जो हमारे चेयरमैन साहब हैं जो डिसीजन करते हैं, वो नीचे टिकर डाउन होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात जिसकी मेरे भाई ने जिक्र किया, देखिए ताजर बिरादरी जब फैसलाबाद की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के पास गई तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसके साथ आप बैठ जाएं, बैठ के मामला तय करने के बाद मेरे पास लेके आए, एक प्रपोजल लेके आए और उसको ऑन किया जाएगा। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने फैसले करने होते हैं और मिनिस्ट्रीज ने जो है अपनी प्रपोजल और अपने डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाने होते हैं। मैं समझता हूं कि जो डिसीजन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं वो तमाम उसकी पार्टी और जो जिन सूबों में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत है वो उनमें फैसले जो हैं उस पर इंप्लीमेंट होते हैं। हाँ, अलबत्ता एक सूबे में 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि सूबों के पास अपने इख्तियारात हैं, अगर वो उनमें कुछ जो है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या बाकी चीजों के हवाले से डिस्कस किया जाए तो वो उनकी अपनी राय हो सकती है या उनके अपने डिसीजन हो सकते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जो डिसीजन है उसको ऑन भी किया जाता है और उसको इंप्लीमेंट भी किया जाता है। मुझे इनकी बात से ये बड़ी बात याद आ रही है, जब इमरान खान साहब डॉलर ऊपर की उड़ान ले रहा था और उन्होंने कहा मैंने तो सुबह टीवी में आके देखा कि डॉलर कहां चला गया। अच्छा। तो वो वाकई बहुत कंट्रोल में। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये भी बता दें कि 1-1.5 साल में ये ताजर बरादरी आज भी वो कह रही है कि सिंध के अंदर आपकी जो इत्तेहादी हुकूमत है, MKM जो मिनिस्टर भी है, उनकी मिनिस्ट्री भी उनके पास है, वो ताजर बरादरी के साथ बैठ गए और जो वहां पर उनकी हुकूमत इंप्लीमेंट करवा रही है लॉकडाउन को 18वीं तरमीम के बाद, जो आप खुद कह रहे हैं, उसके खिलाफ वो सरापा एहतजाज करवा रहे हैं ताजर बरादरी को। वो कह रहे हैं कौन सा लॉकडाउन, किस तरह का लॉकडाउन। यहां पर ताजर बरादरी आपके खिलाफ है, वो कह रही है कि हम तकरीबन 10 या 15 मई के बाद तमाम तर कारोबार खोलने जा रहे हैं। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का तो पहले दिन से जो है ताजरों की इस राय के साथ इत्तेफाक है कि
कारोबार जो है वो एसओपीज के तहत जो है वो चलने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इजाजत नहीं देती कि हम उस तरह का लॉकडाउन करें जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो मजीद उसको नुकसान हो। जो आपने सिंध के हवाले से बात की, सिंध की ताजर बरादरी सिंध की जो ताजर बिरादरी है उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं। अगर पंजाब और केपी के हवाले से बात की जाए तो जो मशावरत कल की गई है, मैं समझता हूं कि वो जो है वो ताजर बिरादरी, कल जो नुमाइंदगान ने बात की उसमें ताजरों की भी बाकायदा तौर पर जो है चीजें डिस्कस की गई कि ताजर बिरादरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और उनको वो एक मेन हमारे स्टेक इकोनॉमी में स्टेक होल्डर है, उनकी जो मशावरत है, उनका जो इनपुट है उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो 9 मई के बाद जिस स्मार्ट लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है या जो लॉकडाउन में नरमी की जा रही है उसमें ताजर बिरादरी को काफी रिलीफ देने की बात की जा रही है। ठीक, मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे एक तो जो कर्जे डेफर्ड किए गए उसके हवाले से, लेकिन इंट्रो में मैं एक चीज भूल गया था, वो ये था कि मुस्लिम लीग नून का बड़ा इसरार था, बड़ी उन्होंने तगो-दो की कि नेशनल असेंबली को किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं आप इस तमाम तर पेंडेमिक सूरत हाल में, जब आपने एक यकजहती के तौर पर कौमी डिसीजन लेना है। तो 11 मई को इन्होंने हुकूमत ने इजलास बुला लिया है, उस इजलास के अंदर SOPs के ऊपर अमल होगा। अब लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो है इस हवाले से तो मुतमईन होगी। ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे। For admission, visit your nearest campus. The Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. For admission, visit your nearest campus. वेलकम बैक। राना साहब, ये नेशनल असम्बली का जो इजलास है, जिस तरह मैं भूल गया था इंट्रो में ये बताना, लेकिन शाह महमूद कह रहे हैं कि नेशनल असम्बली का इजलास 11 मई को 3 बजे, और इसके अलावा प्रेस गैलरी में लोग होंगे और बाकी जो विजिटर्स हैं उनको इजाज़त नहीं होगी। ये अच्छा इकदाम है इसकी? आप देखें, डेफिनेटली नेशनल असेंबली सबसे सुप्रीम फोरम है नेशनल डिबेट का, लेजिस्लेशन का, और हमारी तो ये डिमांड थी पहले दिन से कि नेशनल असेंबली का सेशन, इनको तो इतना अरसा इन्होंने डिले किया इस क्राइसिस के अंदर, लॉकडाउन करना है नहीं करना, वो फेज़ भी गुजर गया, और अब हम यानी कि इसको बुला रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और ये बड़े अच्छे तरीके से ये है ना, अगर मैं एज ए पाकिस्तानी देखूं, मैं नेशनल असम्बली में हम इजलास बुलाते हैं, यही सवाल रहा कि लोगों का जो टैक्स पेयर का लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है इजलासों के ऊपर, वहाँ पर तमाम तर चीज़ें, लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंटेरियन आपस में एक दूसरे को जुमले कस के घर को चलते हैं। देखें, यही चीज़ है। अब आप इसका कंपैरिजन करें पिछले 5 सालों से जब हमारी हुकूमत थी। अच्छा। तो हम लोग जब गवर्नमेंट में थे तो हम लोग सारी नेशनल पार्टीज को लेके चलते थे। ये जो अमन वहाँ लेके आना है असेंबली में, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट का रवैया ऑपोजिशन के साथ, गवर्नमेंट का रवैया उनको अच्छे तरीके से एक डिबेट वहाँ माहौल पैदा करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और आपने देखा कि पिछले 5 साल नेशनल असेंबली में एक भरपूर 5 साल गुजरे, और रिकॉर्ड की जो है लेजिस्लेशन हुई, और कभी किसी किस्म के जिस तरह के इश्यूज आज हमें देखने पड़ रहे हैं वो नहीं है। उसकी वजह यही आ जाती है कि इमरान खान साहब नेशनल असेंबली में मेरे ख्याल से बिलीव ही नहीं करते। इसको पहले भी गालियां निकालते रहे, और जो रवैया इन्होंने अभी भी रखा हुआ है, जिस तरह इस तरह के क्राइसिस में उन्होंने इजलास नहीं बुलाया, तो और वैसे भी इनकी आप अगर पार्टी को देख लें तो सारे, अगर इजलास बुला लेते हैं तो आप वहां पर खड़े होकर उनके इस्तीफे का मुतालबा करेंगे, जो आप प्रेस गैलरीज में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में करते हैं, तो ये तो फिर जस्टिफाइड नहीं होगा ना? क्या ये हुकूमत क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकती? क्या ये इतनी कमजोर, इसके इतने कमजोर कान है कि ये अपनी नलायकियों को, अगर हम उनको, ऑपोजिशन का काम क्या है कि गवर्नमेंट को उनकी गलतियां दिखाना और सही रास्ता दिखाना। अगर वहां क्रिटिसिज्म भी होता है हुकूमत पे, लेकिन क्रिटिसिज्म का पहले हुकूमतों के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं होता रहा। हमारी हुकूमत पे कितना क्रिटिसिज्म हुआ, हमने तो इनका पता नहीं कितने दिनों का धरना सहा। इनसे एक नेशनल असेंबली के अंदर अपना आईना नहीं देख सकते। मसला सिर्फ ये है कि ये अपना आईना इनको अगर कोई दिखाए तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, और यही वजह है कि नेशनल असेंबली का इजलास इतनी देर से नहीं बुलाया गया। फैसल भाई, आपको आईना नहीं आप देख सकते, कोई आईना दिखाए तो आप बुरा मान जाते हैं, इसलिए वजीर आजम इमरान खान
बहुत कम आते रहे इसी नेशनल असेंबली के अंदर, जिसका वो दावा करते रहे थे कि नवाज शरीफ साहब नहीं आते, उनसे भी कम दफा ये आए। और अब अगर इजलास बुला लिया है तो क्या वजीर आजम वहां पर मौजूद होंगे? और अगर वहां पर ही मौजूद हो तो ये आपस में जो चपलश नजर आती है नेशनल असेंबली के अंदर, बड़े बड़े जो मामलात होते हैं, इवन बजट के ऊपर भी यही बहस शुरू हो जाती है, सियासी बहस, ये तो नहीं देखने को मिलेगी आवाम को इस इशू के ऊपर? देखिए, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन मैं समझता हूं कि असेंबलीज का जो सेशन है वो बिल्कुल होना चाहिए और उसके सेशन में हेल्दी डिबेट होती है और हेल्दी डिबेट से चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं सीजन पार्लियामेंटेरियंस हैं और वहां सीखने का भी मौका मिलता है। और जो इत्तेफाक कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं, इसी हुकूमत में भी हुई हैं जो इत्तेफाक के राय से आगे बढ़ी हैं। तो मैं बिल्कुल इसको ऑन भी करता हूं और इससे आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूं कि नेशनल असेंबली हो या सूबे की असेंबलीज हो, तो इनका जो सेशन है होगा तो उसका फायदा होगा। यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ने जो है वो नेशनल असेंबली का सेशन का भी कॉल ऑन किया है और पंजाब में भी सेशन जो है वो कॉल ऑन हुआ है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि वजीर आजम ने आना है या नहीं, ये तो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन वजीर आजम को आना चाहिए। देखिए, नेशनल असेंबली में जो है लीडर ऑफ द हाउस को आना चाहिए और मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, अगर आप कंपैरिजन करें तो जो है प्राइम मिनिस्टर्स का, तो जो मियां साहबान की हुकूमत है उससे कई गुना ज्यादा जो है मैं समझता हूं कि नेशनल असेंबली में आए भी हैं और आते भी रहेंगे। मेरे ख्याल से इनको गलत कैलकुलेशन किसी ने फिगर्स जो हैं वो मेरे पास जी फैसल भाई, मैं कह रहा हूँ गलत कैलकुलेशंस नहीं, आप इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स नेशनल असेंबली से आपको मिल जाएंगे। आप जो है किसी भी प्रोग्राम में इसको ऑन एयर कर दीजिएगा। आप नवाज शरीफ के साथ जो कंपैरिजन अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब, वो पिछली गवर्नमेंट में नवाज शरीफ से कई गुना ज्यादा नेशनल असेंबली में उन्होंने सेशन अटेंड किए। अच्छा, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान ज्यादा दफा आए हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि पंजाब असेंबली के अंदर भी कहा जा रहा है कि इजलास बुलाया जाएगा, तो पंजाब असेंबली की जो सूरत हाल है वहां पर तो बड़ा कंजेस्टेड होकर लोग बैठते हैं, किस तरह ये होगा, क्या तरीकेकार है? हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, पंजाब असेंबली की जो तादाद है और उसकी जो सिटिंग प्लान है वो वाकई ही बड़ा कंजेस्टेड है और इसका आगाज जो है मैं समझता हूं कि परवेज इलाही साहब ने अपनी गवर्नमेंट में 2002 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने उस वक्त, और अफजल साहिब साहब उस वक्त जो है स्पीकर थे, उन्होंने इस असेंबली की बिल्डिंग्स का जो है वो इजाफी बिल्डिंग का फैसला किया और नए हाल बनाने का फैसला किया गया। और इस प्रोजेक्ट को जो है वो 3 साल में मुकम्मल होना था, 3 साल की बजाय ये आज जो है मैं समझता हूं कि 16-17 साल हो गए हैं। और उसकी बुनियादी जो वजह है, जो बुनियादी उसकी वजह है वो ये है कि 10 साल जो है जो पिछली हुकूमत रही, उन्होंने इस मंसूबे को जो है 1% भी जो फंडिंग नहीं की। अब जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही साहब की कोशिशों से मैं समझता हूं कि चंद दिनों में जो नई बिल्डिंग है वो मुकम्मल होने वाली है। और इसका जो कंजेस्टेड है, इसका एडवांटेज क्या है या डिसएडवांटेज क्या है, या इसके क्रेडिट क्या है या डिसक्रेडिट क्या है, वो पिछली हुकूमत मियां शहबाज शरीफ को जाता है, जिसकी वजह से 10 साल जो ये बिल्डिंग जो है रुकी रही है और लोग जो है पार्लियामेंटेरियन कंजेस्टेड हाल में जो है वो सेशन अटेंड करते रहे। 10 साल आपका स्पीकर, 10 साल आपका सीएम। सवाल तो बनता है कि कोरोना जैसी वबा के ऊपर इजलास भी बुलाना है। आपके एमपीएस बहुत कह रहे हैं कि इजलास बुलाएं, स्पीकर को बार बार कह रहे हैं, वो कैसे बुलाएं जहां पर कंजेस्टेड होकर बंदे के ऊपर बंदा बैठा हुआ है? देखिए, मैं आपको तो आप लोगों की देखिए ये तो मैनेजमेंट की बात है, इसका भी मैं 10 साल का भी जवाब दूंगा। मेन जो इसके अंदर चीज़ है, इजलास बुलाने के बड़े तरीके हैं। मिसाल के तौर पे 400 मेंबर हैं तो आप इस रेशो को 200 पे ले आएं और हर पार्टी को कहें कि आप इसी रेशो से अपने आधे बंदे भेज दें। पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है, इजलास भी आ जाता है, सारों का इनपुट भी आ जाता है कि वो अपने पार्टी मेंबर्स, तो तरीकाकार तो बहुत हैं। अब आपने कहा 10 साल हमने वो जो है नहीं मुकम्मल की जो असेंबली है पंजाब की। हमारी असल में प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। हमारी प्रायोरिटीज़ थी कि हम ये 50 से 55 अस्पताल बना दें पंजाब में, जो केपीके में शायद 1-2 भी नहीं बने। हमारी प्रायोरिटीज़ ये थी कि हम यहाँ मेट्रोज जो है वो मुकम्मल कर लें, और वो भी 4 मेट्रोज 100 अरब में, इनसे 1 मेट्रो भी नहीं मुकम्मल हुई, 100 अरब से भी वो जो है तजावज़ कर गई है। हमारी प्रायोरिटीज़ ये थी कि हम रोड नेटवर्क ठीक कर लें। कोर्ट में उसमें
हुई है समाप्त। हमारी हमारी ये प्रायोरिटी थी कि हम मोटरवे जो है वो कंप्लीट कर लें, सीपेक के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लें, जिन पे आज ये तख्तियां लगाते हैं। खुद तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ दिखाने को नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट्स पे तख्तियां लगा रहे हैं। तो हमारी प्रायोरिटीज ये थी कि हम इस मुल्क में बिजली पूरी कर दें, हमारी प्रायोरिटीज ये थी कि हम इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी खत्म कर दें। तो हमारी प्रायोरिटीज और थी। आज कोविड के अंदर जो भी मामलात हो रहे हैं, ये असेंबली का, इनकी अगर प्रायोरिटी ये है कि असेंबली, पंजाब असेंबली को पहले बनाना है तो बना दें। वैसे इनका और तो कोई प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से 2 साल तो गुजर गए और 7 साल केपीके में गुजर गए। मेट्रो ही ये बना ले तो मैं यहां आपको कहता हूं कि आके इनके लिए तालियां बजाऊंगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो बन गया। तो ये प्रायोरिटीज की बात है। इजलास मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दी कि कैसे बुलाया जा सकता है, बड़े तरीके इजलास बुलाने के लिए। प्रायोरिटीज सेट कर दी थी उन्होंने, और उन्होंने जो प्रायोरिटीज सेट की उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि हम तो मार्कअप कर गए, यानी जो अप टू मार्क था सारे का सारा उन्होंने मेट्रोस भी बना ली, सब कुछ कर लिया। आपकी प्रायोरिटी अगर सिर्फ असेंबली अपनी आसाइश के लिए है तो बना लें, वो कह रहे हैं। देखिए, प्रायोरिटी का तो सिर्फ एक बात से अंदाजा हो जाता है, जो इन्होंने पंजाब में हॉस्पिटल बनाए या पाकिस्तान में हॉस्पिटल बनाए, ऐसे हॉस्पिटल बनाए कि अपने इलाज के लिए भी इनको पाकिस्तान की बजाय बाहर जाने की जरूरत पड़ी। अगर एक भी, काश इन्होंने एक भी अगर अच्छा हॉस्पिटल बनाया होता तो आज जो है इनकी लीडरशिप जो है वो यहाँ पे इलाज करवाने के बजाय बाहर ना जाती। जो ये बात कर रहे हैं कि हमने, ये बात दुरुस्त है कि इनकी प्रायोरिटी जो है वो जो है ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें अपनी जो है जेबें गर्म करना थी। इनकी प्रायोरिटी, ये बात दुरुस्त है कि बिजली के ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाना इनकी प्रायोरिटी थी जिसमें कमीशन जो है वो मिल सके। इनकी ऐसी प्रायोरिटी नहीं थी कि असेंबली के सेशंस जो है वो कंफर्टेबली हो सके। ये प्रायोरिटी तो बिल्कुल वाजिया फर्क है पीएमएल-एन की गवर्नमेंट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वाजिया फर्क है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और इन्होंने दुरुस्त कहा कि हमारी प्रायोरिटी ये थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी ये है कि 1200 अरब रुपए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो है वो गरीब आदमी को दिए जा रहे हैं और बिजनेस कम्युनिटी को दिए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी जो है लोगों को डेवलप करना है, उनकी स्किल्स को इंप्रूव करना है। इनकी प्रायोरिटी जो है वो जो थी कि एक भी अपने इलाज के लिए भी इनको मुल्क से बाहर जाना पड़ गया। जी, अब बोले। देखिए जी, ये इन्होंने एक ही रट्टा लगाया हुआ है और ये रट्टा जो है ये हर वो उस पे आके बोली जाते हैं। 55 अस्पताल हमने बनाए, वहां लोगों का इलाज, आज कितने लोगों का, आपने कितने अस्पताल बनाए? आप खुद अगर देखिए, अगर मियां साहब या नवाज शरीफ साहब का इलाज अगर किसी डॉक्टर के साथ यूके में चल रहा है तो कोशिश यही होती है कि वही उसका कंटिन्यू इलाज करे, वरना आप उसके अलावा हमारे मेंबर्स कोई हजारों की तादाद में हैं, क्या सारे यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं? नहीं जाते, यहाँ इन्हीं अस्पतालों से इलाज कराते हैं। मेरे हम भी वहीं जाते हैं, इन्हीं अस्पतालों से इलाज कराते हैं। तो ये सिर्फ इल्जाम तराशी की हद तक है। मैं नहीं समझता इसके अंदर से इलाज करवाते हैं, गवर्नमेंट में वो भी नहीं जाते। नहीं, गवर्नमेंट के बड़े अच्छे, सिर्फ वो लोग जाते हैं जो बेचारे बड़े पिसे हुए हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आवाज तहरीक इंसाफ बन रही है, 12-12 हजार रुपया। अच्छा, ये चले, हमने तो फिर गवर्नमेंट के अंदर अस्पताल बना दिए जिनके आपके बकौल हम लोग नहीं जाते और गरीब लोग जाते हैं। इन्होंने बनाए कि जिधर गरीब लोग जाए, नहीं बनाए। बात ये चीज हमने डेवलप की। अच्छा, दूसरी चीज ये कहते हैं करप्शन, खा गए, लूट गए, पैसे बना दिए। मुझे आप ये रोड्स बनाना चाहते थे, कौम बनाना चाहते हैं। हमने कौम बनती है दहशतगर्दी खत्म करने से, कौम बनती है बिजली पूरी करने से ताकि संते लगे, कौम बनती है सीपेक जैसे प्रोजेक्ट करने से, वो हमने किया। आप इनसे पूछे कितने लाख बच्चे तंदुरुस्त और तालीम याफ्ता कौम एग्रीड, आप इनसे पूछे कितने लाख बच्चे बहुत कम रखे, कितने लाख, जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक आज जितने बजट हमने रखे उससे कम बजट इनके हो चुके हैं, हम लोग उनसे कम बजट आज इनके हैं। आप पीफ के अंदर और पेफ के अंदर देखें कि कितने लाख बच्चे जो हमारे जो इनरोल थे उन प्रोजेक्ट्स के अंदर और कितने बच्चे वो जो हैं आउट ऑफ स्कूल चले गए। तो ये जब आप हकायक देखेंगे तो आपको इनकी परफॉर्मेंस तो है ही कहीं नहीं कि कहीं आपको नजर आए। और दूसरी चीज, ये इल्जाम लगाते हैं करप्शन 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 करप्शन। भाई, आप वजीर आजम हैं, प्रोसिक्यूशन आपके हाथ में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में, क्यों नहीं 2 साल में कोई एविडेंस ला सके? लोगों को आप अंदर करते हैं, कोर्ट्स उनको लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बाहर कर देते हैं। आप इधर नाम ले लें खाकान अब्बासी साहब का, साद रफीक साहब का, एहसन इकबाल साहब का, मिफ्ता साहब का, हमजा शहबाज 11 महीने से वो नैब के अंदर हैं, अब वो रेफरेंस उनके पास दायर करने जा रहे हैं। और ये सब नैब का कसूर तहरीक इंसाफ का तो नहीं है, वो नैब वो तो 100% नैब जाने, आप ये किसी जाने, वजीर आजम का उसमें क्या कसूर? वो प्रोसिक्यूट कर ही नहीं रहे। ये मुझे बताएं, जो टीवी पे ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा स्टेटमेंट्स दे देता है, फौरन उसका नैब का जो है वो कॉल आ जाती है। तो ये और सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन नैब के जो पशीनगियां करते फिरते हैं कि अब इसकी बारी आ रही है। मुझे आप ये बताएं, और मसला एक मिनट, कौन पशीन जो ज्यादा बोलता है उसको नैब की कॉल आ जाती है, गिरफ्तार हो जाता है और उसके बाद खामोश हो जाता है। मरीम नवाज साहिबा
खामोश हो गई। शहबाज शरीफ साहब जो पहले थे उसके बाद नैब में से मरियम- वो के आए, मरियम फिर वो नवाज- खामोश हो गए, वो अब नहीं आप रहे। सुन लें, अब दोबारा फिर बोलना शुरू हुए, नैब की कॉल अप आ गई आपके मुताबिक, ठीक है, अब फिर वो खामोश हो जाएंगे। ये नहीं, मामला ऐसा तो आप भी कोई- करते कोई हैं ना? खामोश नहीं हुआ। हमारे सारे लीडर, अब्बासी साहब, आप देखें यहां तक हमारे ऊपर तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई कि हीरोइन तक डाल दी हमारे लीडर के ऊपर। आज वो खामोश है, वो भी टीवी पे बोल रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, ऑन द फ्रंट खेल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और मरियम नवाज साहिबा जो हैं, अभी उनके जो वालिद साहब हैं, हमारे लीडर मियां नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। उन्होंने पहले भी ये बहुत दफा बयान दिया कि ये जो है एक जो फैमिली मैटर्स उनके चल रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला जब उभरेंगी तो फिर इनको हर चीज पहले इनको मसला है कि वो खामोश है। इसी तरह इनको मसला था कि शहबाज शरीफ लंदन क्यों बैठा है। आज इनका सबसे बड़ा मसला है कि हमारे कायद शहबाज शरीफ साहब यहाँ क्यों आ गए, कि इनको अंदर बंद करो। तो इनके प्रॉब्लम तो ये नहीं खत्म होते। मैं ये कह रहा हूं कि 2 सालों में इन्होंने कितनी हमारे के ऊपर करप्शन ढूंढ ली या कितनी रिकवरी कर ली, तो 0/0, या कितना एविडेंस ले आए या कितने केस बना लिए, तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक झूठ और फ्रॉड है। आप 2 साल से तकरीबन हुकूमत में रहकर ओपोजिशन के ऊपर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन पिछले दिनों में आपकी अपनी टीम के ऊपर भी आपकी ही बनाई गई JIT और तमाम तर जो टीम्स हैं वजीर आजम की तरफ से जो बनाया गया कमीशन, जो टीम बनाई गई, उसने जिस तरह बताया और रिपोर्ट्स भी आ गई, उसके ऊपर तो एक्शन अभी तक नहीं हुआ, या कब होगा? कमीशन 3 हफ्ते की मजीद रिपोर्ट टाइम मांग लेता है। तो ये अब बस कर दें, 2 साल हो गए इनके ऊपर। वो कहते हैं कि आप इल्जाम लगाते रहे हैं और नैब कुछ साबित नहीं कर पाता। 11-11 माह 1-1 साल रख के ख्वाजा बरादरान के ऊपर कुछ नहीं साबित हुआ, वो बाहर आ गए। देखें, जो अब्बासी साहब के हवाले से बात की या बाकी जो केसेस हैं, आप ये देखें कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत के कितने बनाए हुए केसेस हैं और इनकी अपनी हुकूमत के दौरान जो है जो केसेस बने हैं वो कितने हैं। पहले कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत ने तो बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे जिनको सबमिट करवाया, बाकी सारे केसेस जो हैं वो इनकी अपनी हुकूमत के बने हुए हैं। अब जो आपने दूसरी बात की कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान की तरीके इंसाफ की हुकूमत ने जो है पाकिस्तान की लाइफ में पहली दफा इस तरह हुआ है कि हुकूमत के नुमाइंदगान जो हैं, जो हुकूमत में के स्टेक होल्डर्स अगर कह लें, तो उनके खिलाफ जो है एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को फ्रांसिक के लिए जो है भेजा गया है और उसकी बाकायदा तौर पे उस जो है कमीशन है उसने अगर उसे टाइम चाहिए था तो टाइम की अप्रूवल भी जो है पूरी कैबिनेट से ली गई कि 3 हफ्तों के लिए उसको मजीद टाइम दिया जाए। इस तरह की कोई भी एविडेंस जो है वो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, ये 3 हफ्ते से भी आगे जाएगी बात। पाकिस्तान ने जो आप ये लिख लें। है, अच्छा, वो पहली दफा जो है तरीके इंसाफ की हुकूमत ने किया है। अगर उसमें कोई जो है किसी का फॉल्ट होगा तो वो डेफिनेटली वो भुगतेगा और उसको जो है कानून के मुताबिक सजा भी मिलेगी। और ये हो ही नहीं सकता कि तरीके इंसाफ की हुकूमत में और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब हों और कोई जो है वो धेले की भी करप्शन करे और वो बच जाए, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत से हो। उसके बाद तमाम तर वज़रा या जो राइट हैंड हैं वजीर आज़म इमरान खान के, उनको आप सब करप्ट कहेंगे जिस तरह ऑपोजिशन को करप्ट कहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जब उनके ऊपर प्रूव हो जाएगा, अभी तो आप बिल्कुल ही नहीं कहेंगे उनको। जी फैसल साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं, देखें अगर उन पे कोई बात साबित होगी तो डेफिनेटली जो है उनको कहा जाएगा और अगर उन पे कोई बात नहीं साबित होती तो वो फिर एक और अलहदा से चीज है। और यही वजह पहली दफा हुआ, देखें अभी तक कोई चीज फाइनल भी नहीं हुई और पंजाब के जो मिनिस्टर थे फूड के, उन्होंने जैसे ही खबर चली फौरन जो है अपना रिजाइन दे दिया। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि किसी को भी जो है कोई ऊपर दस्ते शफकत नहीं किया जा रहा। अगर जो है जो फ्रांसिक के बाद अगर किसी का कोई जो है जुर्म साबित होगा तो उसको सजा भी मिलेगी और उसको बिल्कुल क्लियर कहा जाएगा वो जो करेगा। ठीक, ये इनकी एक अच्छी चीज है कि वो अपने लोगों को, उन्होंने कितने लोगों के इस्तीफे लिए, अलीम खान साहब से उन्होंने कहा जाके साबित करके आओ, डॉक्टर बाबर अवान बाद में लगा दिया, अलग बात है, असल लेकिन में वो देखे ना सजाएं भुगत के आए हैं, असल में ये जो शुगर चीनी का जो क्राइसिस है, इसके अंदर मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूं कि जो मेन इसमें किरदार हैं वो इमरान खान साहब खुद हैं और बुजदार साहब खुद हैं जिन्होंने काबीना के इजलास के अंदर इन चीज़ों के अप्रूवल दिए, सब्सिडी के अप्रूवल दिए। दूसरी चीज़ ये कि इनको BRT के ऊपर इंक्वायरी नैब को नहीं नजर आती, बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर इंक्वायरी नैब को नहीं नजर आती, मालम जबा केस के ऊपर कोई पहलवी नहीं होती, हेलीकॉप्टर केस के अंदर कोई पहलवी नहीं होती, केस लगे हुए हैं, अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ का केस तो ऐसा लगा हुआ है जो कि
लगने से रुकता ही नहीं है। बड़ी हर corruption हर होगी दूसरे ना। दिन इतनी हो इतनी सकता है फास्ट। बड़ी तो मैं corruption हो। यही मैं कह रहा हूं कि इनका जो इनके केसेस हैं नैब केपीके की डिसफंक्शनल, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी की आप बात ना करें। अच्छा। मैं तो यहां आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारे तो कारकुनों पे हीरोइन और चस डाली जा रही है कि कुछ मिल नहीं रहा, इनके मुंह बंद कराएं। तो इससे ज्यादा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं नजर आएगी। और इनकी ये सब कुछ करने की जो वजह है, असल वजह, ये शोर मचाने की, ये वलबिला मचाने की कि करप्शन करप्शन करप्शन, वो ये है कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस जीरो है। इनके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। 2 सालों के अंदर मैं आपको ये दावे से कहता हूं कि हमने टैक्स कलेक्शन 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन की, कि पैसा ज्यादा इकट्ठा करें। इन्होंने फिस्कल डेफिसिट 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पे ले गए। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है। इनकी परफॉर्मेंस ये है कि 2 साल गुजर गए हैं, आज भी पाकिस्तानियों को नहीं पता कि डॉलर स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक। किसके ऊपर ये इल्जाम देते हैं? 2 साल गुजर गए, अब कौन जिम्मेदार है? भाई आप ही वजीर आजम हैं। अगले साल भी अगर डॉलर स्टेबल ना होगा तो उसका इल्जाम भी आप हमें देंगे। फैसल साहब, लास्ट 30 सेकंड, आप लोग तो नाकाम हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून के देखिए, मुताबिक, फिर भी आपको सिंपल सी मौका बात दिए है। जा रहे हैं। ना तो इमरान खान साहब की कोई शुगर मिल है और ना ही बुजदार साहब की शुगर मिल है। 22 अरब रुपए की सब्सिडी में 4 अरब रुपए अगर आप घर के बंदे जिनके को दे वो दें, जहाजों अपने में बेटे फिरते को हैं, दे उनकी दें, शुगर अपने मिल है। बच्चे को दे जो दें, उनका किचन तो आप चलाते हैं, इससे उनकी जो शुगर मिल है। करेंगे, मेरे ख्याल में उससे बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि 22 अरब रुपए की सब्सिडी जो दी गई, उसमें जो है 4 अरब रुपए अपने ही घर को दे दिए। ना तो इमरान खान साहब की कोई शुगर मिल है, ना बुजदार साहब की शुगर मिल है, और सब्सिडी का फैसला जो है फेडरल गवर्नमेंट जब आप मुफ्त का जहाजों में फिरेंगे तो वो पैसे तो पूरे करेंगे, और आपकी इतनी मैनेजमेंट नहीं है कि आप उनको कंट्रोल कर सकें। इसका मतलब है कि शुरुआत में जो जहाजों के खर्चे थे वो अपने बेटे से ले रहे थे बजरिया। वो तो सरकारी जहाज थे, ऑन ड्यूटी थे। ये तो जहांगीर तरीन का जहाज था, उसके पैसे कौन देता था? वो पैसे नहीं पूरे करने थे उसके, जो मुफ्त के झूठे लेते रहे। वो तक जाएंगी तो चीजें क्लियर होंगी। आप देखिए 4 अरब रुपीज आप डिसोन कर दें, आपने नहीं ली सब्सिडी। अगर आपने सब्सिडी ली है तो पब्लिक को में तो ये पब्लिक के पैसे हैं, ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, ये तो क्लियर होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया फैसल हयात जवाना साहब, राना एहसान अफजल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के टेबल टॉक से इतना ही, कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। For admission, visit your nearest campus. It's always hard to take the first step as you grow up. But if you'll see, you won't have to do it alone. Here, we will inspire you to spark creativity with new innovations. Seek knowledge with new tools. Expand imagination with new horizons.